इंशाल्लाह आज हम ये चैप्टर 7 करेंगे F1 के। अच्छा जी, चैप्टर नेम है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था पेस्ट एनालिसिस, ठीक है। तो पेस्ट एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट मतलब पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं चैप्टर 7 पर। तो देखें चैप्टर 7 F1 का सबसे जो लेंथी चैप्टर है वो है चैप्टर 7 इकनॉमिक्स। अब चूँकि ये इकनॉमिक्स है, ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जितना कोर्स है 24 चैप्टर्स का और एक ही अलग चैप्टर्स का, तो दोनों इक्वल है। तो आप लोगों को F1 के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको चैप्टर 7 में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे 2-3 MCQs आ सकते हैं, जहाँ से आएंगे मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी समझने के लिए, वैसे जनरल नॉलेज के लिए अगर किसी ने करना है तो बेहतर है। अगर F1 पेपर के लिए तैयार करना है तो उसमें इतना आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं कोशिश करूँगा, चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो इस चैप्टर के पीछे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि बातें ज़्यादातर इकनॉमिक्स की है तो आप लोग को इतनी आसानी से समझ में आएगी नहीं। तो इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैं कोशिश करूँगा जितनी आसानी से हो जाए, ठीक है, और जितनी शॉर्ट हो जाए तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। अच्छा जी, जो बातें मैं कर रहा हूँ उसमें मैं ज़्यादातर चीज़ों के पीछे नहीं जाऊँगा इस चैप्टर में, ठीक है जी। जो मैं आप लोग को करवा रहा हूँ ये बातें, तो आप उसके लिए 2-3 दफ़ा ये लेक्चर बार बार रिपीट में सुन ले, ठीक है। और चैप्टर करने की बिल्कुल भी आप लोग को ज़रूरत नहीं है। 2-3 पॉइंट्स इस तरह जो मैं आप लोग को मेंशन करूँगा, तो आप लोगों ने वो मार्क करने हैं और फिर सिर्फ उसको जो है स्टडी करना है, और बाकी चीज़ें जो है वो स्किप कर दे, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है? तो बहुत ही सिंपल है कि आपके मुल्क में रिसोर्सेज होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल गैस है, ठीक है, CNG गैस जो होता है, ठीक है, या जिस तरह और भी गैसेस है जो रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको आप किस तरह पूरे आबादी को पहुंचाओगे, किस तरह उसकी एलोकेशन करोगे। या फॉर एग्जांपल कोई और चीज़ है, ठीक है, चलो चावल ले लो, ठीक है, चावल को आप पूरे मुल्क में किस तरह हर एक बंदे को पहुंचाओगे, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। सिंपल करके बता दूँ तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरह आप रिसोर्सेज को जो है वो एलोकेट करोगे, ठीक है, ताकि सब लोगों को जो है वो पहुंच जाए, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल बंदे की क्या ज़रूरियात होते हैं, एक इंडिविजुअल बंदे के इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या ज़रूरियात होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक बंदा रह रहा है, ठीक है, इस बंदे की क्या ज़रूरियात है, वो किस तरह पूरे होंगे, मुल्क के जितनी रिसोर्सेज है वो जो है इसको कैसे मिलेंगे, इसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंडिविजुअल बंदे के पास पैसे है, देखो जाहिर सी बात है, आप जितनी भी चीज़ें वो आप पैसों से ख़रीदते हो, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इनकम है 30,000, एक इंडिविजुअल बंदा है उसकी इनकम है 30,000, तो उससे इसके ऊपर और इन रिसोर्सेज के ऊपर क्या असरात पड़ता है। अगर इसकी इनकम कम है तो क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, अगर इसकी इनकम ज़्यादा है तो क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज अ होल एग्रीगेट बिहेवियर पढ़ते हैं। एग्रीगेट बिहेवियर का मतलब एज अ होल कंट्री का। जब हम कहते हैं इस मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल ख़राब है, तो इसका मतलब होता है एज अ होल कंट्री की हम बात कर रहे, किसी इंडिविजुअल बंदे की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरे मुल्क का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक इंडिविजुअल बंदे का। तो सबसे पहले इस चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले बात हुई है डिमांड एंड सप्लाई की, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल अल्फाज में आप लोग को बता दूँ डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। देखो डिमांड सिंपल मतलब ये एक चीज़ की डिमांड, ठीक है। अभी रिसेंटली ही टोमेटोज़ जो है टमाटर, ठीक है, आप लोग खुद सोचें इस चैप्टर के हवाले से, अगर आप लोग 10-15 मिनट सोचें इसके ऊपर, तो इस पूरा चैप्टर आप लोग को खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो टमाटर का एग्जांपल मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि आजकल आप लोग को पता है महंगाई की वजह से या जो प्राइसेस बढ़ रहे, तो आप लोग को अभी इससे अंदाज़ा हो सकेगा टमाटर जो है जब वो महंगे हो जाए,
ठीक है, जब महंगी हो जाए उसकी सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, सप्लाई कम हो जाती है। क्यों? देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर एक चीज़ की सप्लाई कम हो गई, मार्केट में एक चीज़ जो है वो शॉर्ट है, हम कहते हैं ना कि ये चीज़ शॉर्ट हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग इसे ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ कम हो गई, शॉर्ट हो गई। क्यों हो गई? ठीक है, क्यों हो गई? क्यों वो चीज़ कम हो गई? क्यों उसकी डिमांड बढ़ गई? तो सब और डिमांड जो है वो एक दूसरे के साथ एक रिलेशन रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर डिमांड से मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल एक बंदे की डिमांड्स पढ़ेंगे, एक बंदे की सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड का मतलब ये होगा कि एक बंदे को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो वो डिमांड करता है, ठीक है। देखो अगर एक बंदे को किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसकी सप्लाई उसको हो रही है, ठीक है, तो उसको वो कम प्राइसेस में मिलेगा। आप लोग खुद सोचें, टमाटर जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, इसकी जो यूजेज है, जो इस्तेमाल है वो बहुत कम है, यूजेज बहुत कम है, ठीक है, लेकिन वो मार्केट में ज़्यादा है, तो सप्लाई ज़्यादा है। जब सप्लाई ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी डिमांड क्या है? कम है। एक चीज़ अगर ज़्यादा है, यूज़ से भी ज़्यादा है, तो मतलब इसकी कोई डिमांड नहीं है ना, इसी वजह से वो ज़्यादा है। जब एक चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा हो तो उसकी सप्लाई ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है। जब किसी चीज़ की डिमांड कम हो और उसकी सप्लाई ज़्यादा हो तो उसकी प्राइसेस खुद ब खुद ही क्या होंगे? कम ही होंगे। बस ये पॉइंट समझे। अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में वो ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसके प्राइसेस कम होंगे क्योंकि इस चीज़ की डिमांड नहीं है। अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो उसके प्राइसेस फिर बढ़ेंगे। और डिमांड क्यों होता है? क्योंकि उस चीज़ की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है। जब सप्लाई कम हो जाए तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ने लग जाता है, ठीक है। आप सीएनजी ले लो, ठीक है, आप पेट्रोल ले लो, पाकिस्तान में ये चीज़ें हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो चीज़ शॉर्ट हो जाए मार्केट से तो उसके प्राइसेस डबल ट्रिपल बाई 10 हो जाते हैं, ठीक है। पेट्रोल जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 200 पर लीटर है तो वो हो जाता है 500 का, 600 का। हमें सूरत हाल का पता है, ठीक है। किस तरह लोग फिर उसे, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत सारा गंदम जो है उसको चोरी किया हुआ है, या बहुत ज़्यादा चीनी जो है उसको चोरी किया हुआ है। वो क्यों चोरी करते हैं? क्योंकि वो मार्केट से कम हो जाए। जब वो मार्केट से कम हो जाते हैं तो उसकी यूजेज ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। जब यूजेज ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो डिमांड्स भी फिर बढ़ जाती है। जब डिमांड्स बढ़ जाते हैं तो वो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है। तो बस ये पॉइंट इस टॉपिक में समझे कि अगर एक चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और यूजेज उसकी क्या है? कम है, ठीक है। एक चीज़ की यूजेज ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई उसकी कम है, तो इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, ये एक्सपेंसिव होगा। एक चीज़ की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है और यूजेज कम है, तो उस चीज़ की प्राइसेस खुद ब खुद ही कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, ठीक है। एक्सपेंशन को क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंशन इन डिमांड इज, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ जाना, ठीक है। तो इन एक्सपेंशन डिमांड का मतलब यह कि जब डिमांड बढ़ जाए, एज डिमांड राइज व्हेन द प्राइसेस फॉल्स, ठीक है। देखो फिर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एज डिमांड फॉल्स व्हेन द प्राइसेस राइजेस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन हम इसी को कहेंगे कि जब क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन हम कहते हैं ना कम हो जाना, ठीक है। तो डिमांड कम हो जाएगा एज डिमांड फॉल्स व्हेन द प्राइसेस राइजेस। इसका क्या मतलब है? इसके लिए थोड़ा सा मैं ऊपर से फिर से आप लोगों को करवा देता हूँ। देखो डिमांड टेंड्स टू बी हायर एट अ लोअर प्राइस, जो मैंने आप लोग को बता दिया कि डिमांड ज़्यादा होता है जब प्राइसेस कम हो, एंड लोअर एट अ हाई प्राइस फॉर मोस्ट गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। Demand tends to be higher at a low price and lower at a high price for most goods and services. When the demand for a good or services changes in response to a change in the price, the change is referred to as expansion in demand as demand rises when the prices falls. Contraction in demand is demand falls when the prices rises, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर इन्हें बताया हुआ है कि जब, देखो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर कह रहे कि जब आप किसी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड ले लो, जो पहले एग्ज़ाम्पल मैंने दी थी कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एक तो यूजेज है ना, यूजेज मतलब इस्तेमाल करना। अगर किसी चीज़ के जो है यूजेज कम है, ठीक है, और उसकी सप्लाई ज़्यादा है तो लोग इसकी डिमांड नहीं कर रहे। अच्छा, फिर सप्लाई जो है वो कम है, यूजेज ज़्यादा है, तो इसकी डिमांड बढ़ जाते हैं, उसके साथ साथ प्राइसेस भी राइज हो जाते हैं, एक वो बात। अब उसको जहन में रखें। यहाँ पर जो कहा हुआ है कि जब क्या हो जाए, डिमांड बढ़ जाता है एट लोअर प्राइस, ये क्यों कहा हुआ है?
इसको भी समझे। ये जो मैंने कहा और यहाँ पर जो कहा हुआ ये बिल्कुल उल्टा है। तो क्यों उल्टा है इसको समझे। डिमांड टेंड टू बी एट अ हायर एट अ लोअर प्राइस का मतलब क्या हुआ। देखो गोल्ड ले लो, ठीक है, गोल्ड जो है अब पता नहीं आजकल कितने का है, ठीक है, लेकिन 150 से तो ज़्यादा पर ही होगा। अच्छा, अब अगर गोल्ड जो है उसकी प्राइसेस कम हो जाए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 170 का है, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है कितने का है, 170 का आप तोला ले लो, ठीक है। अब अगर अचानक से कलम उठे और हमें पता चले कि गोल्ड जो है वो 120 पर तोला हो गया, तो सारे लोग फिर दौड़ेंगे कि नहीं, सारे लोग फिर सोना लेंगे कि नहीं, क्योंकि सबको पता चल गया कि गोल्ड की जो कीमत है वो कम हो गई, तो डिमांड बढ़ने लगा। अब देखो सप्लाई एंड डिमांड जो है वो एक रिलेशन रखते हैं। किस तरह, देखो इसको समझो। एक चीज़ है उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोग नहीं लेंगे, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी जो प्राइस पेइंग कैपेसिटी है वो इतनी है नहीं, ठीक है। अब सब लोग जो है फ़ोन तो नहीं ले सकते, सब लोग जो है गोल्ड तो नहीं ले सकते 10-10 तोला, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस तरह कोई चीज़ है जो बहुत एक्सपेंसिव है, लोग नहीं ले रहे, ठीक है। अब वो मार्केट में है लेकिन लोग नहीं ले पा रहे। अब अगर अचानक से उनके प्राइसेस कम हो जाए तो फिर लोग क्या करेंगे, उसके पीछे दौड़ जाते हैं, ठीक है, उसको लेने में कतारें लग जाते हैं, सब लोग उसी को ले रहे, क्यों, क्योंकि प्राइसेस कम हो गए हैं, ठीक है। जब सब लोग उसको ख़रीदने के लिए जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ शार्ट हो गई, जब शार्ट हो गई तो प्राइसेस और भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल करके अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब एक चीज़ की कीमतें हाई है, प्राइसेस उसकी क्या है, हाई है, ठीक है, तो कम लोग उसको ख़रीदेंगे, ठीक है, कम लोग उसको ख़रीदेंगे। अब अचानक से वो चीज़ सस्ती हो गई, अब सारे लोग ख़रीदेंगे, जब सारे लोग ख़रीदेंगे तो यूजेज बढ़ गई, वहाँ पर इतनी सप्लाई है नहीं, जब सप्लाई कम हो जाए तो वो चीज़ शार्ट हो गई, जब शार्ट हो गई तो कीमतें बढ़ गई। तो इस तरह ये एक सर्कल जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये डिफरेंट बातें लिखी है कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मैटर करता है, इनकम इफेक्ट मैटर करता है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मैटर करता है उन चीज़ों में जिनको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब एक चीज़ को दूसरी के साथ चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग को याद हो, जब लास्ट 1-2 साल पहले टोमेटोज़ बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, हमने ख़ुद इस्लामाबाद में 800 1 kg ख़रीदा था हमने, तो आप लोग सोचे उस टाइम पर लोगों ने कहा था कि अगर टमाटर जो है वो एक्सपेंसिव है तो उसकी जगह आप दही यूज़ कर लो। तो अगर किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, तो चाहे उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर लो, लोग फिर उसको नहीं ख़रीदेंगे। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का यही मतलब होता है। अगर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, अब गोल्ड का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, गोल्ड अगर 5 लाख का तोला है तो फिर भी लोग मजबूरन ख़रीदेंगे, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसकी जगह आप किसी और चीज़ को नहीं ले सकते। तो ये बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट है किसी चीज़ का, तो अगर इस चीज़ का आप प्राइसेस बढ़ाओगे तो आप नहीं नुकसान करोगे। फिर इनकम इफेक्ट, अगर आप इस तरह किसी माशरे में रहते हो जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है, इनकम बहुत कम है, तो अगर आप प्राइसेस बहुत बढ़ाते हो, ठीक है, तो फिर वो चीज़ मजबूरन लोग नहीं ले पाएंगे, तो फिर आप वैसे ही प्राइसेस बढ़ाते हो। प्राइसेस बढ़ाते क्यों है, ये इसीलिए बढ़ाते हैं क्योंकि लोग ले सकते हैं, लोग ले रहे, उस चीज़ की डिमांड है, इसलिए मैं प्राइसेस बढ़ा रहा हूँ। अब अगर एक चीज़ की डिमांड, अगर प्राइस आप बढ़ा दो, डिमांड उसकी कम हो जाएगी, तो फिर तो कोई पागल नहीं होगा जो उसके प्राइसेस बढ़ा दे, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर मार्केट डिमांड्स क्या होते हैं, कंडीशन ऑफ डिमांड। तो जितनी बातें मैंने आप लोगों को कही कि किस तरह से डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा, सप्लाई कम, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की। आप लोगों को एक दफ़ा रीड करना है तो कर लो, वरना ज़रूरत नहीं है। बस ये सिंपल सा जो पॉइंट है इस पर थोड़ा सा सोचो और ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, इनकम टेस्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, पॉपुलेशन, ये चीज़ें भी मैटर करती है। इनकम का मैंने बता दिया। टेस्ट अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाकिस्तान में जो सूअर है, पिग, उसकी जो गोश्त है वो हराम है, कोई लेता नहीं है। अब अगर आप जाओ चाइना में या फिर इस तरह कंट्रीज जहाँ पर वो हलाल है, अगर उसको आप एक्सपेंसिव बनाते हो तो लोग फिर भी लेंगे वहाँ पर। लेकिन अगर पाकिस्तान में वो महंगा हो जाए या फिर बिल्कुल फ्री में दे, कोई लेगा तो नहीं। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो वो ये चीज़ भी मैटर करती है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल चावल जो है वो बहुत ज़्यादा आप महंगे कर देते हो, तो
बहुत सारी और भी चीज़ें जो बिल्कुल सस्ते हैं, लोग उसी को ख़रीदेंगे। तो इसी तरह पॉपुलेशन भी है, ठीक है। पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्रिएट्स अ लार्जर मार्केट फॉर मोस्ट गुड्स। देखो ये जो शिफ्टिंग है, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम या डिमांड से ज़्यादा सप्लाई कम, ये मैटर करता है। पॉपुलेशन भी इसके ऊपर मैटर करता है। अगर लार्जर मार्केट्स है तो इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा आएंगे, अगर कम पॉपुलेशन वाले मार्केट्स है तो वहाँ पर इफ़ेक्ट्स भी कम आएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका जो एक फार्मूला दिया हुआ है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी प्राइसेस में चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल टोमेटोज़ में उसी का एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ, किलो है 100 रुपये किलो, अब अगर उसको मैं 200 बना दूँ तो ये चेंज कितना आ गया, 100% चेंज आ गया। फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पहले फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सिर्फ ले रहा हूँ, ठीक है। इस्लामाबाद वालों को ज़रूरत थी फॉर एग्जांपल कह लेते हैं वैसे 1000 kg, ठीक है। अब जब प्राइसेस बढ़ गए, 100 से 200 किलो हो गई, अब हमें वही 1000 kg चाहिए, या उसकी डिमांड में कमी आ गई या डिमांड में इंक्रीज़ है, ठीक है। तो उस क्वांटिटी में कितना चेंज आया और प्राइसेस में कितना चेंज आया, इसको डिवाइड आप करते हो, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इसका सिंपल मतलब ये है कि हम सारी चीज़ों को सेपरेट करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इलास्टिक है, कौन सी चीज़ हमारे लिए इलास्टिक नहीं है। देखो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिलेटिवली इन इलास्टिक, देखो जब आप ये डिवाइड करोगे तो इससे या तो 1 आएगा या 1 से कोई चीज़ आएगा या 1 से बड़ा कोई नंबर आएगा। अगर 1 से कम नंबर आ गया तो इसको हम इन इलास्टिक कहते हैं। इन इलास्टिक का मतलब ये है कि इन चीज़ों की प्राइसेस आप कम कर दो या ज़्यादा कर दो, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब नमक है, सॉल्ट 10 रुपये का पैकेट है, 20 है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 कर दे फिर भी लोग ख़रीदेंगे, ज़रूरत की चीज़ है। चाय ले लो, ठीक है। तो ये इन इलास्टिक चीज़ें हैं, आप इनको सस्ते कर दो या एक्सपेंसिव कर दो, लोगों की ज़रूरत है, लोग लेंगे। उसकी प्राइसेस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की वजह से उसकी क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो वो चीज़ जो प्राइसेस की वजह से उनकी क्वांटिटी में कमी या ज़्यादा ना आए तो उसको हम इन इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिक हम उन चीज़ों को कहेंगे जिसकी वजह से प्राइस में चेंजेस करने की वजह से उसकी डिमांड में कमी आ जाए। जिस तरह अगर कोई कैमरा है, एक DSLR कैमरा है, उसको आप एक्सपेंसिव बना दो तो लोग किसी और कैमरे को ख़रीदेंगे, ठीक है। तो इलास्टिक वो चीज़ होगा जो प्राइस में चेंजेस की वजह से उसकी डिमांड में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आसानी से आ सकते हो, तो वो इलास्टिक होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर ये जनरल सी कुछ फैक्टर्स दिए जो पेट को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर वही बातें रिपीटेड है, सब्स्टिट्यूट है, ज़रूरियात है, ठीक है। ज़रूरियात में वही बात है कि अगर एक चीज़ की ज़रूरत है उसको आप चाहे जितना भी एक्सपेंसिव कर लो, लोग मजबूरन वो लेंगे। फिर हैबिट को आप ले लो, हैबिचुअल जो लोग होते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो है किसी की हैबिट है, तो न्यूज़पेपर ले लो, ठीक है। अब न्यूज़पेपर एक बंदा जो है डेली वो रीड कर रहा है, आप चाहे 10 पर दो, 20 पर दो, उसको 100 पर कर दो, उसको तो रीड करना है, वो तो लेगा, ठीक है। फिर इसी तरह बाकी चीज़ें तो ये आप लोग रीड कर लेना, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। फिर सप्लाई के हवाले से कहा हुआ है और यहाँ पर फिर डिमांड के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको मार्क कर लो, पेपर के लिए, फ़ोन पेपर के लिए ये MCQs मैंने ज़्यादा देखे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है अपवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, इसको थोड़ा सा समझे, ठीक है। अपवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई क्या होता है, देखो इसको रीड कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, दिस मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ सप्लाई इज इंक्रीज्ड, सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गई। एट एग्जिस्टिंग प्राइसेस लेस विल नाउ बी सप्लाइड, ठीक है, एज शोन ऑन द अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पर एक ग्राफ इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल अगर आप लोग देखें S1 लिखा हुआ है, तो S1 जो है उसकी प्राइसेस हाई है, हायर प्राइसेस पर है, तो Q1 उसके साथ है। देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ की प्राइसेस ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी कम आप सेल कर सकते हो, कम सप्लाई कर सकते हो। फिर अगर प्राइसेस आप कम करते हो, S2 तक लाते हो, तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। मतलब एक चीज़ की प्राइसेस कम हो गई, उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। जिस तरह मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया था। तो अपवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई से क्या हो गया, MCQ आप लोग को आता है, अपवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई से क्या होता है। तो अपवर्ड में ये होता है कि एग्जिस्टिंग प्राइसेस लेस विल नाउ बी सप्लाइड। अपवर्ड से आप लोग अंदाज़ा लगा लो
कि अपवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है कि प्राइसेस आपने बढ़ा दिए। जब प्राइसेस बढ़ाते हो एमसीक्यू आ गया आप लोगों को कि अपवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई से क्या मतलब होगा, तो आप लोगों ने बताना है कि अपवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई का मतलब ये होगा कि प्राइसेस बढ़ गए तो अब जो है प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है वहाँ पर। तो आप लोगों ने इसी तरह ये याद करना है। फिर डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होगा, S1 पर प्राइसेस थे, आपने प्राइसेस कम कर दिए, S2 पर लाए आप, ठीक है, तो अब ज़्यादा आप सप्लाई करोगे, ठीक है। जब देखो प्राइसेस कम हो जाते हैं तो डिमांड भी उसी के साथ, डिमांड में भी इंक्रीज, ठीक है, डिमांड में इंक्रीज तो अब प्राइसेस कम हो गए। तो अपवर्ड शिफ्ट का मतलब होगा कि आपने प्राइसेस बढ़ा दिए जिसकी वजह से सप्लाई आपने कम कर दी। डाउनवर्ड शिफ्ट का मतलब ये होगा कि प्राइसेस आपने कम कर दी तो अब आपने क्या करना है, सप्लाई को ज़्यादा करना है। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि जब जितनी एक चीज़ की डिमांड है आप उतनी सप्लाई कर रहे हो। इस्लामाबाद में 1000 केजी टोमेटोज़ की ज़रूरत है और 1000 केजी आप सप्लाई कर रहे हो, तो प्राइसेस एक वक्त के लिए, किसी टाइम के लिए वो इक्विलिब्रियम पर रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट का भी एक रोल होता है। मुल्क में महंगाई जो है वो किस तरह आती है या महंगाई किस तरह ख़त्म होती है, वो गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पर बिल्कुल इक्विलिब्रियम चल रहा है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। अब मुल्क तो इस तरह आप नहीं चला सकते कि सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम पर हो, क्योंकि वहाँ पर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की भी बातें जो है वो लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम को आप ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते, ज़्यादा टाइम आप इस इक्विलिब्रियम को नहीं रख सकते। तो वो क्या करेंगे, वो सप्लाई को कम करेंगे, सप्लाई कम करेंगे। 1000 केजी टोमेटोज़ आपको चाहिए, वो 800 कर देंगे, 700 करेंगे। तो जो लोग 2 केजी ख़रीद रहे थे अब वो 1 केजी पर आगे, जो 1 खरीद रहे थे हाफ केजी ख़रीदेंगे। अब इस तरह फिर से वो प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम हम इसको कहते हैं सिंपल, कि जहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम आ जाए। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके पास सरप्लस है या फिर आपके पास डिफिसिट है। अगर 1000 केजी टोमेटोज चाहिए और अब 1200 डिलीवर कर रहे हो तो यूजेज कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर यहाँ पर शिफ्ट्स इन सप्लाई एंड डिमांड। तो वही बात है कि स्टिमुलेंट की ज़रूरत होती है। स्टिमुलेंट मतलब प्राइसेस को बढ़ा दो या सप्लाई कम कर दो। तो ये जो बातें मैं कर रहा था वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने। अच्छा जी, फिर सेम बात है यहाँ पर रिपीटेड है, मैक्सिमम प्राइसेस, मिनिमम प्राइसेस। देखो अगर मिनिमम प्राइसेस आप रखते हो, ठीक है, तो मिनिमम प्राइसेस से क्या होगा, मिनिमम प्राइसेस से ये होगा कि आपकी जो फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर टोमेटोज 200 पर आपने की है तो लोग उसको नहीं ख़रीद पा रहे थे, उसकी सप्लाई कम हो गई थी। अब अचानक से आपने उसको 100 पर कर दिया, ठीक है, तो लोग उसकी डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गया, लोग फिर से उसको ख़रीद रहे। तो मिनिमम प्राइसेस पर यह होगा कि डिमांड में इंक्रीज़ आएगा। मैक्सिमम प्राइसेस से क्या होगा, डिमांड में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो जस्ट ये जो क्रंच पॉइंट्स है वो आप लोगों ने याद करनी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, चलो इसको स्किप कर दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट फिर से वही बात है, अगर एक्सपेंसिव है तो क्या होगा, एक्सपेंसिव नहीं है तो क्या होगा। अच्छा जी, फिर यहाँ पर ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट के भी अब बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर लिखा है मोनोपोलाई, मोनोपोलाई मार्केट कौन होता है, देखो monopolies occurs when one company controls all or nearly all the market for a particular product or services and no major competitors. Simple monopoly वो मार्केट होता है जहाँ पर सप्लायर एक ही होता है, वो चीज़ कोई और सप्लाई नहीं करता है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, उसके मुकाबले में कोई और लोग नहीं है, तो इस मार्केट के ऊपर सिर्फ इसके इफेक्ट्स होंगे। ये चाहे तो प्राइसेस कम कर सकता है, ये चाहे तो प्राइसेस बढ़ा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसकी कंपटीशन क्या है, दैट दिस टाइप ऑफ मार्केट अकर्स व्हेन अ बिजनेस हैज मेनी डिफरेंट कंपटीटर्स but each offers a somewhat differentiated product. For example, restaurants. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या मतलब होगा कि एक मोनोप्लाई का दूसरे मोनोप्लाई से क्या है, कंपटीशन है। अब मोनोप्लाई का खुद कोई कंपटीटर नहीं है, लेकिन एक दूसरे रेस्टोरेंट से, जिस तरह इन्होंने रेस्टोरेंट लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है वो बिरयानी बहुत अच्छा जो है वो बनाते हैं, ठीक है, तो इसका कोई कंपटीटर बिरयानी में नहीं है, लेकिन कोई और उसके सामने जो है फास्ट फूड का कोई रेस्टोरेंट है, तो वो तो कंपटीटर हो गया ना। बिरयानी के लिए तो लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन लोग यहाँ पर आ गए तो आप उनका अगर फास्ट फूड आपसे ज़्यादा अच्छा है तो हो सकता है कि वहाँ पर चले जाए। तो ये भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आप लोगों ने याद करना है। ऐसे ना हो कि क्वेश्चन में आ जाए कि मोनोपोली का कोई कंपटीटर नहीं होगा और आप लोग कह दो क्या नहीं होता, होता है, लेकिन उनके अपने फील्ड में, अपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट में नहीं होगा, लेकिन बाकी मार्केट में होगा।
अच्छा जी, ओलिगोपोलीज हम किसे कहते हैं? Oligopolies are another form of imperfect market where the market is controlled by a small number of organization. सिंपल, बहुत सारे लोग हैं और एक दूसरे को की कंपिटिटर्स है। जो चीज़ आप सेल कर रहे हो सामने से एक और बंदा खड़ा है, वही भी सेल कर रहा है, एक और जगह पर एक और है वो सेल कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा कंपिटिटर्स होते हैं ओलिगोपोलीज में। ठीक है, तो ये हमारा रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, इसमें यहाँ तक आप लोगों ने सिंपल समझना है सप्लाई एंड डिमांड को, दैट्स इट। और कोई भी चीज़ आप लोगों ने याद नहीं करनी। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एक टॉपिक हो गया, ठीक है, और एक ये मोनोपोलाई क्या होता है और ओलिगोपोलाइज क्या होती है, बस। अच्छा जी, अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर जैसे मैंने कहा कि पूरे मुल्क की इकोनॉमिक सूरत हाल क्या होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होंगे, जिस तरह देखो मुल्क में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी मुआशी सूरत हाल के लिए, उसमें लेबर होगा, लैंड ज़मीन, ठीक है, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जितने नए लोग आते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ें मैटर करती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो सबसे पहले जब आप पॉलिसी बनाते हो तो देखो ये सारा खेल गवर्नमेंट का ही होता है। मुल्क में महंगाई आए, ठीक है, मुल्क से महंगाई ख़त्म हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई, ये सारा खेल गवर्नमेंट का ही होता है। प्राइसेस कम करना, प्राइसेस ज़्यादा करना, इसमें ही सारा इनका कमाल होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर पॉलिसीज़ के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जिस तरह इकनॉमिक को ग्रो करना, लो इन्फ्लेशन को कम कर देना, हाई एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी है। अच्छा जी, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसको रीड करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। देखें, the level of business activity in the economy. While the level of activity within a particular industry will depend on specific pest issues, the overall level of activity in an economy and therefore growth can be predicted by reference to several key factors. Aggregate demand क्या होता है, ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला है। Aggregate demand is equal to consumer spending plus investment by firms plus government spending plus डिमांड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, एक होते हैं इम्पोर्ट्स, एक होते हैं एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहर से कोई चीज़ अपने मुल्क में मंगवाना। तो बाहर से अगर कोई चीज़ आप मंगवाते हो तो उसके लिए आप पे करते हो, ठीक है। अगर किसी चीज़ को आप एक्सपोर्ट करते हो, अपने मुल्क से बाहर बेचते हो, तो आपके मुल्क में पैसे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि आप टोटल पैसे लगाते कितने हो, ठीक है, और आपके पास आते कितने हैं। जिस तरह यहाँ पर फार्मूला है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है। कंज्यूमर स्पेंडिंग मतलब मुल्क में आपके लोग जो है वो कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स। अब ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड कर रहा है तो आपके मुल्क में कैश फ्लो चल रही है। इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, अगर लोग आते हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये भी आपके लिए बेहतर है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है कि नहीं। डिमांड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा है, माइनस इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स को माइनस क्यों किया हुआ है? क्योंकि जब आप इंपोर्ट्स करते हो आपके मुल्क से पैसे चले जाते हैं किसी और मुल्क, बाहर चले जाते हैं, तो वो हम माइनस करते हैं, ठीक है। देखो, जिस मुल्क में इंपोर्ट्स ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट्स कम हो तो समझो कि उसकी हालत पाकिस्तान जैसे होंगे, ठीक है। इकनॉमिक्स जो है वो स्टेबिलिटी फिर नहीं होती, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे बाहर बेचते हो, आपके पास होते नहीं है, ठीक है जी। तो पहले जो 4-5 चीज़ें दी है तो इसका मतलब होता है आपके पास पैसे बढ़ते और इंपोर्ट से आपके पास कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं यहाँ पर पैसे अगर लगा रहा हूँ तो मेरे मुल्क में ही रहेंगे, ठीक है। फिर कैपिटल, लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इस तरह होनी चाहिए कि जिससे मुल्क में पैसे रहे और बाहर ना जाए। एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, एक्सचेंज रेट्स कम से कम हो, जिस तरह डॉलर की रेट है तो डॉलर की रेट कम हो, ठीक है। पाकिस्तान का जो पैसा है वो ज़्यादा उसके मुकाबले में स्टेबल हो, लेकिन उस तरह हम बस किताबों में पढ़ सकते हैं, वैसे होगा नहीं, ठीक है। आपने रिसोर्सेज सही तरीके से यूज़ करने हैं। अच्छा जी, ट्रेड साइकिल क्या होता है? देखो, मैनी इकनॉमिक्स एग्जिबिट फ्लक्चुएशंस इकॉनमी। देखो, बहुत सारे ममालिक में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस इन इकॉनमी। कभी ये चले जाते हैं बूम पीरियड में, कभी ये चले जाते हैं बस्ट पीरियड में। बूम पीरियड वो होता है जो बूम हमने कभी नहीं देखा, ठीक है। पाकिस्तान ने बूम नहीं देखा। बूम का मतलब होता है कि
आपकी मुल्क में इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, हर एक चीज़ जो है वो बहुत कम कीमत पर हम ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा रोज़गार है, लोग खुशहाल है, सारे बिजनेस आपसे खुश है, आप ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके मुल्क में पैसे आ रहे हैं। तो वो हमने अभी तक नहीं देखा, हमने बूम के नाम पर बूम बूम अफरीदी ही देखा है और कुछ नहीं देखा। हम बस्ट ही देखते आ रहे हैं। ठीक है, बस्ट का मतलब होता है कि आपकी इकॉनमी बिल्कुल डाउन है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, कारोबारों का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं आ रहे। ठीक है, आप इंपोर्ट्स ही कर रहे हो, जो चीज़ आपको चाहिए आप बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे हो। तो बूम एंड बस्ट का यही मतलब होता है। फिर यहाँ पर ये फिर से बताया हुआ है कि बूम से क्या होगा, बस्ट से क्या होगा, जितनी बातें मैंने बता दी तो वो यहाँ पर लिख के है। ठीक है, अच्छा जी, फिर स्टेग्नेशन क्या होता है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, एज आउटलाइन अबव द गवर्नमेंट ट्राई टू इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ, हुकूमत की यही कोशिश है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ करे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। ठीक है, दिस शुड हैव सेवरल बेनिफिट्स फॉर द कंट्री। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो, आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी, आप ज़्यादा रोज़गार दे सकते हो, आप लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हो, मतलब आपकी मुल्क में गुर्बत ख़त्म है। और लेकिन ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है यार, छोड़ो, उल्टा ही बंदा डिप्रेस हो जाता है ना कि जब ये सुनते हैं हम लोग। लेकिन चले, अल्लाह ही बेहतर करेगा पाकिस्तान के लिए, और तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा जी, इन रियलिटी दो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। जब आप इकोनॉमी को ग्रो करते हो तो इसकी भी प्रॉब्लम्स है, तो शायद इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपनी इकोनॉमी को नहीं बढ़ाना चाहते। क्यों, क्या प्रॉब्लम्स है आपकी? अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी, आप अगर स्टेबिलिटी के करीब जाते हो तो इससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर में वाइडन। ठीक है, गरीब और अमीर के बीच जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ग्रोथ में भी इन डीमेरिट गुड्स सच एज इलीगल ड्रग्स, तो इलीगल ड्रग्स वगैरह जो है फिर उसकी भी ज़्यादा हो जाएंगे यूजेज वगैरह। ठीक है, फिर ग्रोथ में भी एट द एक्सपेंस ऑफ द इन्वायरमेंट और थ्रू एक्सपोलिएशन ऑफ द पुअर। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये अगर सारे लोग अमीर हो जाए तो फिर इन्वायरमेंट को ही नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा से मशीनरी बनाओगे, ज़्यादा काम आप देखो, अगर गरीब नहीं है तो काम को लेबर काम कौन करेगा फिर? ठीक है, तो आपने मशीनरी से काम लेना है, मशीनरी से काम लेते हो तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाओगे। ठीक है, फिर रैपिड ग्रोथ मींस राइजिंग इनकम्स, हर एक चीज़ की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो टैक्सेस बढ़ेंगे, टैक्सेस बढ़ेंगे तो फिर वही बात हो गई। ठीक है, तो हमें बैलेंस करना है, हमें एकदम से ग्रोथ लाने की भी ज़रूरत नहीं और एकदम से इकानमी को जो है उसका बेड़ा भी गर्क नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, फिर आ गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हम कहते हैं कि जब प्राइसेस राइज हो जाए। इन्फ्लेशन के बारे में हम सब पाकिस्तानियों को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि जब परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाए। ठीक है, पहले 100 रुपये से आप बहुत कुछ कर सकते थे, आजकल आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब मनी का जो परचेजिंग पावर है कम हो जाए। सिंपल अल्फाज में आपको कुछ भी करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट्स है जो हर एमसीक्यूज में आते हैं, इसको सुने। नोट दैट हाई इन्फ्लेशन कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल सेवियर्स। पीपल हु सेव टू स्पेंड लेटर, जो लोग पैसों को सेव करते कि बाद में खर्च करेंगे, ठीक है, विल सेव लेस इन ऑर्डर टू अवॉइड द परचेजिंग पावर ऑफ देयर सेविंग बीइंग इरोडेड। ठीक है, तो जब परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाए, मतलब इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इन्होंने जितने सेव किए थे, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि पहले आपने 1 लाख जो है वो सेव किया कि मैं बाद में लगाऊंगा, उस 1 लाख को अगर आप इन्वेस्ट करते तो आप काफ़ी कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने उसको रखा। अभी आपने 1 लाख निकाले तो 1 लाख तो अभी किसी काम के नहीं है, पहले उसकी वैल्यू थी अब नहीं है, तो एक तो ये मसला होगा इससे। फिर सेकंड, पीपल हु सेव इन केस ऑफ फ्यूचर इमरजेंसीज, ठीक है, विल सेव मोर एज दे विल बी अनसर्टन हाउ मच मनी। तो इससे ये एक मसला है कि अगर हम फ्यूचर के लिए सेव करना चाहें तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे। तो एक ये कि अभी सेव करते हैं बाद में लगाएंगे तो इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, और अगर हमें अभी के लिए हम सेव कर रहे हैं, फ्यूचर इमरजेंसीज में हम लगाएंगे, ठीक है, फ्यूचर के लिए हम बचा रहे तो इसको हम कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। तो दोनों में ही कुछ मसले आपको हो सकते हैं। फिर यहाँ पर है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? इन सम केस इन्फ्लेशन में राइज रैपिडली वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज, दिस रिफर टू एज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन गोज अगेंस्ट ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स which is outlined above tend to suggest that inflation can often be caused by significant economic growth। देखो, 2 तरह की इन्फ्लेशन है। एक तो ये इन्फ्लेशन है कि आपके मुल्क की इकॉनमी बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल नहीं है।
ठीक है। इम्पोर्ट्स आप ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे हो, हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ गई क्योंकि आप रिसोर्सेज को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, शॉर्टेज है, हर चीज़ की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। लेकिन स्टैग्फ्लेशन अमीरी की वजह से आता है, स्टैग्फ्लेशन आता है अमीरी की वजह से। क्यों आता है? क्योंकि सबके पास पैसे आ गए, सब ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएगी, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? स्टैग्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, हमें पता है इन्फ्लेशन में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले एक बंदा आपके साथ 500 में डेली काम करता था, अब आज उसको पता है कि 500 से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो काम नहीं करेगा। 20-30 हज़ार में लोग अच्छे अच्छे सैलरीज जो है वो अच्छे अच्छे जॉब्स करते थे, आजकल 20,000 30,000 में कुछ नहीं हो रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये मसले आएंगे आपकी इन्फ्लेशन से और डिफ्लेशन से। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से एक दफ़ा रीड कर लो, पुरानी बातें, कंट्रोल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, वही, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑप्शंस, अच्छा जी, ये 2-3 बातें यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी और जनरल नॉलेज के लिए भी। एमसीक्यूज़ के लिए फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होती है फिस्कल पॉलिसी। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में जब साल का वो बजट बनाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं ना कि मुल्क की फिस्कल पॉलिसी ये है, मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी ये है। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है रिफर्स टू गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग प्लान्स। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने कितने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं या की है, और स्पेंडिंग प्लान्स, वो आप लोगों ने देखा होगा ना, न्यूज़ में कहते हैं कि 12% बजट जो है वो एजुकेशन के लिए और 30% जो है वो एमिनेशन के लिए, हथियार के लिए, गन्स वगैरह के लिए, ठीक है। पाकिस्तान में तो यही हो रहा है कि टैंक्स और असला के लिए हमारे पास बजट ज़्यादा है और फिर एजुकेशन के लिए बहुत कम है। तो फिस्कल पॉलिसी का सिंपल मतलब ये कि गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग्स है टैक्स कलेक्ट करने के लिए और स्पेंडिंग्स के लिए। और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होगा? Monetary policy refers to a management of the money supply, the total amount of money including currency in circulation and deposits in bank and building societies. Monetary policy का मतलब ये होता है कि मुल्क में जितने पैसे आपके पास, उसको आप किस तरह स्पेंड करोगे, बैंक्स को आप कितना दोगे, आप बिल्डिंग सोसाइटीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखते हैं उनको आप कितना दोगे, ठीक है। फिर इन पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स द चेंजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। मुल्क के जितने इंटरेस्ट रेट्स है, कभी होते हैं 10%, कभी 15%, तो वो इंटरेस्ट रेट्स का चेंज हो जाना, ये भी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। तो सिंपल बस ये याद करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि फिस्कल पॉलिसी क्या और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है। इसके आगे जो डिटेल्स है एक दफ़ा रीड कर लो, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर वही सारी बातें इसके साथ लिंक्ड है। अगर ज़्यादा हमारे पास क्या हो, ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, फिस्कल पॉलिसी के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, ये इन्फ्लेशन से एमसीक्यूज़ आते हैं इस चैप्टर से, ये एक दफ़ा मैं करवा दूँ आप लोगों को। एक ये शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, वो शिफ्टिंग के एमसीक्यूज़ आते हैं इससे लाजमी, और एक इन्फ्लेशन के हवाले से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दो टॉपिक्स है कि शिफ्ट वाला जो है वो माइक्रो इकनॉमिक्स से हो गया और इन्फ्लेशन वाला मैक्रो इकनॉमिक्स से। ये दो टॉपिक्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इन्फ्लेशन क्या है, देखो इन्फ्लेशन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एज विद अनएम्प्लॉयमेंट देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी विल डिपेंड ऑन विच कॉज इज डोमिनेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है जी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? दिस occurs when demand for goods and services in the economy is growing faster than the ability of the economy to supply. देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होता है कि जब आपके पास डिमांड ज़्यादा हो एक चीज़ की और उसकी सप्लाई क्या हो, कम हो। जो स्टार्ट से मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि डिमांड ज़्यादा है और प्राइसेस कम है, सॉरी सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो इससे ये होगा कि जो चीज़ मार्केट में कम है और उसकी यूजेज ज़्यादा है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इस इन्फ्लेशन को हम डिमांड फुल इन्फ्लेशन कहेंगे। फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? दिस इज़ वेयर द अंडरलाइंग कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन राइज। देखो जो लोग किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, उनके पास जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपेंसिव हो गए। जब वो एक्सपेंसिव हो गए तो वो अपनी प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बेचेंगे। पहले वो 100 पर बेच रहे थे, अब वो 200 पर सेल करेंगे क्योंकि उन्होंने खुद जो मटेरियल ख़रीदा है वो भी एक्सपेंसिव है। तो इसको हम कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, तो ये तो हमें पता है कि जब इम्पोर्ट ज़्यादा हो तो आप बाहर से ख़रीदते हो और एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत ही ख़राब है हमारा, क्योंकि आप डॉलर्स में पे करते हो, तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है। अच्छा जी, फिर मॉनेटरी इन्फ्लेशन ये क्या होगा? इंक्रीजिंग द मनी सप्लाईज
इंक्रीज द परचेजिंग पावर। देखो मुल्क में ये होता है कि जब गवर्नमेंट को पता चल जाए कि अब मुल्क में जो है पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो मुल्क की बैंक्स में ज़्यादा पैसे दे देते हैं, मतलब वो यूजेज के लिए पैसे दे देते हैं, वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जब वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो अब परचेजिंग पावर जो है, मतलब ये है कि increasing the money supplies increases the purchasing power of the economy, boosting demands for goods and services। जब मुल्क में पैसे बढ़ जाए तो लोग फिर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे, हर चीज़ के पीछे जाएंगे और वो लेंगे, तो हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर से प्राइसेस राइज होंगे। वो जो मैंने सर्कल कहा था, ये सर्कल ऐसे कंटिन्यूसली चलता है, अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो स्टॉप हो जाता है, वरना हमेशा ऐसे ही होता है। एक चीज़ की कीमतें जो है वो कम है, ठीक है, तो लोग उसको ख़रीदने जाएंगे, जब जाएंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई कम, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, वो चीज़ शॉर्ट हो जाती है, जब शॉर्ट हो जाए तो फिर प्राइसेस डबल हो जाते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन इफेक्ट्स, तो एक तरह से एक्सपेक्टेशन ये कि एक तरह से होता है ना कि इस चीज़ की, इसको मैं रखता हूँ तो हो सकता है इसकी प्राइसेस बढ़ जाए, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस खुद ब खुद बढ़ जाती है, वैसे कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल चावल जो है वो मार्केट में सेल हो रहा है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ 2-3 बड़े बिजनेसमैन जो है उन्होंने रखवा दिए चावल, चोरी कर लिया उसको, कि हो सकता है इसकी प्राइसेस बढ़ जाए तो बाद में सेल करेंगे। तो पहले नहीं होना था, लेकिन जब इन्होंने स्टोर कर लिया अपने पास और मार्केट में नहीं दे रहे तो उसकी शॉर्टेज हो गई, जब शॉर्टेज हो गई तो प्राइसेस बढ़ेंगे फिर। अच्छा जी, ये हमारा चैप्टर रहा इकोनॉमिक्स का। आप लोग की एग्ज़ाम के लिए तो ये इन्फ्लेशन ज़रूरी है, इसको सही तरीके से करना है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये समझ ले। एग्रीगेट का जो फार्मूला था वो याद कर ले। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई, उसकी जो शिफ्ट्स है वो याद करनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने करना क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें इस चैप्टर से अच्छे तरीके से कर लो, बाकी एक दफ़ा रीड कर लो तो भी काफ़ी है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।